और पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज आने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान को जाना ही जाता है धोखे के लिए। वो सामने से बातें करता है दोस्ती की और फिर पीठ पर खंजर भोंकता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। जब पाकिस्तान बौखला गया, मदद की भीख मांगी उसने दुनिया के कई देशों से। अमेरिका ने मध्यस्थता की, भारत भी सीज फायर को तैयार हो गया अपनी शर्तों पर। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? शाम 5 बजे से सीज फायर शुरू हुआ, 8 बजे उसने सीज फायर का उल्लंघन शुरू कर दिया। यानी कि महज 3 घंटे में ही पाकिस्तान ने फिर धोखेबाजी की है, जिसका जवाब दिया भारतीय सेना ने। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिन में ही शाम 5 बजे से भारत पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है। लेकिन ये सीज फायर पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद हुआ है। पीओके और पाकिस्तान में घुसकर 150 से ज्यादा आतंकी मारने के बाद भारत ने सीज फायर किया है। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. युद्ध विराम की घोषणा के बाद सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। एलओसी के पास पाकिस्तान को डिफेंसिव और ऑफेंसिव की कमर तोड़ दी गई। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि आगे भी भारतीय सैन्य बल पूरी तरह से सतर्क है और भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। पाकिस्तान के साथ सीज फायर से पहले भारत ने पाकिस्तान के सिर पर बहुत बड़ी तलवार लटका दी। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि अगर भारत में भविष्य में कोई भी आतंकी हमला हुआ तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी होल्ड पर है, खत्म नहीं हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इधर शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SGRR यूनिवर्सिटी के जैन 25 फेस्ट में शिरकत की, जहां देश हित को सर्वोपरि बताया और युवाओं को इसके लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में एकजुट होकर राष्ट्र के साथ खड़े रहने का संकल्प ही हर युवा को लेना चाहिए। आज युवाओं को फ्यूचर रेडी बनना होगा। शनिवार देर रात मुख्य सचिव आनंद बर्धन, सचिव गृह शैलेश बगौली, डीजीपी दीपम सेठ ने स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों के दौरान समन्वय करने तथा सूचनाओं का त्वरित गति से आदान प्रदान करने में कंट्रोल रूम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लिहाजा सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाए। इस मौके पर सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन भी मौजूद थे।
और देहरादून से बड़ी खबर, जहां नौकरशाही में बड़ा फेरबदल हुआ और उत्तराखंड में 25 आईएएस के साथ ही 13 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए। प्रमुख सचिव सुधांशु को वित्त विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शैलेश बगोली को कार्मिक और विजिलेंस की जिम्मेदारी दी गई। आईएएस श्रीधर बाबू अद्दांकी सचिव नियोजन बनाए गए हैं। अभिषेक रुहेला महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बनाए गए हैं। डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी चमोली के नए मुख्य विकास अधिकारी बने हैं। वरुणा अग्रवाल को सीडीओ टिहरी बनाया गया। अनामिका सीडीओ नैनीताल बनाई गई हैं। बंशी लाल राणा को अपर सचिव पर्यटन, चंद्र सिंह धर्म शतु बनाए गए हैं डायरेक्टर समाज कल्याण। सुनील प्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुनील, बड़ी संख्या में ये फेरबदल हुए हैं, क्या ये रूटीन फेरबदल है या वजह कुछ और है? देखिए, मैंने कहा एक तरह से रूटीन फेरबदल है। लंबे समय से इसकी कवायद की जा रही थी और लंबे समय से उम्मीद की जा रही थी कि ट्रांसफर होंगे ही, लेकिन हालांकि इसमें बहुत देरी हुई है। लेकिन इस बीच कुछ जो प्रशासनिक बदलाव हुए हैं, जो प्रमुख सचिव आनंद वर्धन थे पहले, वो मुख्य सचिव बन गए। उनके जो तमाम विभाग थे वो भी सबलेट होने थे, तो प्रमुख सचिव आर के सुधांशु को उनके अधिकांश विभाग उनको दे दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ आईएएस जो डेपुटेशन पे थे, श्रीधर बाबू सिद्धांकी लंबे समय से डेपुटेशन पे थे, वो डेपुटेशन से उनकी वापसी हुई है, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसके अलावा कुछ नए फेरबदल किए गए हैं। कुछ जो नए आईएएस ऑफिसर्स थे उनको सीडीओ की जिम्मेदारी दी गई है। कई जगह एडीएम बदले गए हैं। एडीएम टिहरी को आरएफसी गढ़वाल बना दिया गया है। तो इस तरह के ये सुनील, 25 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की बात हो रही है, क्या लिस्ट इतनी ही है या लिस्ट बदलने वाली भी है? 25 आईएएस 13 पीसीएस, क्या इसमें बढ़ोतरी होगी? देखिए, बिल्कुल इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ आईएएस के अभी और भी ट्रांसफर हो सकते हैं। कई जिलों में आईएएस के प्रमोशन हो चुके हैं, लेकिन वो अभी डीएम या अन्य पदों पर कार्यरत है। वहां पर भी अभी ये अपेक्षित है कि कुछ प्रमोशंस अभी ट्रांसफर और हो सकते हैं। इसके साथ साथ पीसीएस के भी ट्रांसफर, कुछ और ट्रांसफर किए जा सकते हैं। जी, धन्यवाद आपका सुनील, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 25 आईएएस 13 पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आने वाले दिनों में इस लिस्ट में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इनमें ज्यादातर तबादले रूटीन वर्क ही हैं। आज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे है और समय की मांग के साथ ये जरूरी हो गया है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रिमोट एरिया में ज्यादा से ज्यादा हो। ये कहना है यूकास्ट के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर दुर्गेश पंत का। देश में टेक्नोलॉजी समय की मांग है और भारतीय सेना भी इसका कितना इस्तेमाल कर रही है, ये भारत पाक तनाव के बीच पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला। जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने टेक्नोलॉजी का सटीक इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के उन्हीं 9 ठिकानों को ध्वस्त किया जो टारगेट पर थे, जहां पर आतंकी रह रहे थे। आपने देखा कि कितने प्रिसीशन से भारतवर्ष ने उनके टारगेट्स को, जो आतंकी टारगेट्स थे, उनको हिट किया। प्रिसीशन देखिए, कितनी एक्यूरेसी है उसमें। तो ये जब तक आपके पास उसमें सिद्ध हस्तता नहीं है, देश के पास इतनी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लगातार इसमें काम कर रही हैं, इतनी लैब, चाहे डीआरडीओ से लेकर आप पूरा का पूरा देखिए कि इतने पूरे देश भर में जो फैली हुई लैब्स हैं जो लगातार इसमें काम कर रही हैं। तो आशय भी ये है, समय की जो आवश्यकता भी है, उस आवश्यकता में, और 21st सेंचुरी ये कन्वेंशनल तो है ही, जो हमारे पास आर्म फोर्सेस हैं, जो हमारी सेना है, लेकिन उस सेना का टेक्नोलॉजी से सपोर्ट होना, इसीलिए साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। चारधाम यात्रा चालू है और हेलीकॉप्टर सर्विस भी चल रही है। शनिवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल के क्लियरेंस से के बाद ये कंफ्यूजन इस दौरान फैल गया कि खुद मुख्यमंत्री को आगे आना पड़ा था और उन्हें मुख्यमंत्री को देश भर के श्रद्धालुओं से अपील करनी पड़ी थी कि अफवाहों पर ध्यान न दें। शनिवार को चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सर्विस को लेकर हुआ। सुबह करीब 9 बजे देहरादून से चारधाम तो सिरसी, फाटा, गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर उड़ानें रोक दी गई। बिना किसी सूचना के हेलीकॉप्टर रोके गए तो यात्री भी हड़बड़ा गए।
खबर फैली कि भारत पाकिस्तान टेंशन की वजह से ये फैसला लिया गया है, लेकिन सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से लेकर किसी सीनियर अफसर ने पोजीशन क्लियर नहीं की। नतीजा ये कि 4 घंटे हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाए और कंफ्यूजन और अफवाह जोर पकड़ते गए। दोपहर 1 बजे तक ये खबर आग की तरह फैल गई तो तनाव को देखते हुए चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा रोक दी गई। तब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बयान जारी करके यात्रियों को पोजीशन क्लियर की और फिर दोबारा हेली सर्विस शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने यात्रियों को भरोसा दिलाया तो उत्तराखंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की सीईओ सोनिका ने हेलीकॉप्टर सर्विस रोकने की वजह क्लियरेंस न मिलना बताया। तो यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं। अभी हमारे जो हेली ऑपरेशन है चारधाम यात्रा के लिए वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। बीच में कुछ एनओसीज और क्लियरेंसेस के कारण कुछ समय तक बाधित रहे थे, लेकिन अभी सुचारू रूप से। तो चारधाम यात्रा में भी देश दुनिया से श्रद्धालु पहुँचते हैं। यही वजह रही कि चारधाम हेली सर्विस रुकते ही हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि अब पिक्चर साफ है कि चारधाम यात्रा चल रही है और केदारनाथ के साथ सभी धामों में हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। इधर बद्रीनाथ धाम में शनिवार शाम से ही मौसम बदला हुआ है। धाम में बारिश हो रही है और बारिश के बीच ही भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु कतारबद्ध नजर आए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह मौसम बदला, बारिश हुई है, ठंड बढ़ गई है। पिछले 2-3 दिनों से दोपहर के बाद मौसम बदल जा रहा है, यानी कि दोपहर में धूप और शाम के वक्त में बारिश, और जिसकी वजह से ठंड भी बढ़ जा रही है। लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। जो श्रद्धालु पहुंचे दर्शन के लिए, देखिए कैसी कतार देखने को मिल रही है बद्रीनाथ धाम में। मंदिर का मुख्य द्वार जो इस वीडियो में बहुत हल्के से आप देख पाएंगे बीच में, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। इधर पचवादून में शनिवार शाम अचानक ही मौसम बदला। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, जोरदार बारिश थमने के बाद जगह जगह नुकसान की तस्वीरें सामने आने लगी। देहरादून विकासनगर मार्ग पर कई जगहों पर पेड़ टूट गए। हरबटपुर बस अड्डे पर यात्रियों के लिए बनाया गया टेंट हाउस पूरी तरह से तबाह हो गया। सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई हैं। रोड पर पेड़ गिरने की वजह से कई बार यहां पर रास्ता बाधित रहा। हालांकि बाद में इसे खोला गया, लेकिन कई घंटे तक लोग परेशान रहे। और उन जगहों की स्थिति देख लीजिए जहां पर कैंप लगाए गए थे, टेंट लगाया गया था कि जो लोग आ रहे हैं राहगीर यात्री वो आराम कर सकेंगे, लेकिन हल्की सी बारिश और सारा टेंट उखड़ गया। जोशीमठ के रविग्राम में भालू दिखने के बाद लोग दहशत में हैं। दोपहर में भालू आवासीय इलाकों में घूमता दिखा, जिसे भगाने की लोगों ने खूब कोशिश की। भालू अपने 2 बच्चों के साथ चहलकदमी करता दिख रहा है इस इलाके में। रेप के आरोपी उस्मान के बहाने नैनीताल में जो हालात बने हैं उसकी स्क्रिप्ट 2 साल पहले ही लिख दी गई थी। बाहरी लोगों के अवैध कारोबार से स्थानीय लोगों में पहले से ही नाराजगी थी, जो बाद में सड़क पर नजर आई। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नैनीताल में होटल, टैक्सी, गाइड और अवैध राइडिंग में बाहरी लोगों की बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई तो बिना किसी वेरिफिकेशन के नाव के कारोबार में बाहरी लोगों ने जगह बना ली। तो सड़क किनारे रेहड़ी पटरी पर भी कई बाहरी लोगों ने कब्जा किया। ऐसे लोगों की पहचान के लिए जिला प्रशासन ने ड्रेस कोड योजना तो बनाई, लेकिन ये धरातल पर लागू नहीं हो सकी। नाबालिग से रेप के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा ऐसे ही लोगों के खिलाफ फूट पड़ा। हालात तो यहाँ तक है कि कई लोगों ने नगरपालिका की मिलीभगत से अवैध तौर पर दस्तावेज भी तैयार करा लिए, जिसमें से अधिकतर लोग विशेष समुदाय के हैं। जो पालिका ने अभी तक लाइसेंस दिए भी हैं, वो भी कहीं न कहीं संदेह के घेरे में हैं। उन लोगों को नहीं मिल पाए जो यहाँ के स्थानीय लोग थे। जो बाहर से आए हुए लोग थे उन्हें उनके आइडेंटिटी कार्ड आपको नगरपालिका ने दिए हैं या फर्जी बने हैं, ये जांच का विषय है और उसे बहुत जल्दी उसका सत्यापन किया करके उसका पर्दाफाश होना चाहिए।
बीते 10 सालों में कई लोग कारोबार के बहाने नैनीताल पहुंचे और यहां आधार कार्ड से लेकर कई तरह के लाइसेंस भी यहां के पते पर बनवा लिए। ऐसे लोगों को रोकने के लिए पर्यटन विभाग ने 1 साल पहले ड्रेस कोड योजना लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन ये योजना सिरे नहीं चढ़ सकी। हालांकि प्रशासन जल्द इसे लागू करने का दावा कर रहा है। अभी जो सत्यापित फंड है उनका तो अभी ड्रेसेस वगैरह आ गई हैं, तो उसको जल्दी ही पालिका की तरफ से वितरण करवाया जाएगा। साथ में जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे टैक्सी बाइक्स हैं या टैक्सी मैक्सीज है, उनका अभी सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। तो जैसे जैसे सत्यापन उनका हो जाता है, उस सत्यापन के साथ उनको आई कार्ड दिया जा रहा है। बहरहाल नैनीताल में पिछले 2 सालों से स्थानीय लोगों में गुस्सा भरता जा रहा था, जो नाबालिग से रेप के बाद सड़कों पर फूट पड़ा। फिलहाल प्रशासन को अवैध रूप से कारोबार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, ताकि स्थानीय लोगों को उनका अधिकार मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के दौरान एक शख्स गोली लगने से जख्मी हो गया। घटना शुक्रवार देर रात की है, जब हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर आपसी रंजिश के चलते एक शख्स पर 3 लोगों ने हमला कर दिया। तीनों हमलावरों में एक महिला भी शामिल थी। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स युवक पर तमंचे की बट से हमला करता दिख रहा है। इस दौरान उसके हाथ में तमंचा छूट जाता है और गोली उसी के पैर में लग जाती है। बीच बाजार फायरिंग से वहां अफरा तफरी मच गई। हमलावर भी बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। सूचना पाकर पुलिस टीम पहुंची। घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने ज्वालापुर कोतवाली में हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच में जुट गई है। चंद्राचार्य चौक पे 2 पक्षों में फायरिंग हुई है। इसमें एक सुमित चौधरी का नाम का व्यक्ति जो है वो घायल हुआ था। पुलिस मौके पर पहुंची तो पूरी जानकारी करने में पता चला कि सुमित चौधरी अपने 2 अन्य साथी, जिसमें एक महिला भी थी, इनके साथ एक युवक है, उसको इनसे पुरानी इनकी रंजिश चल रही है, उसको मारने पीटने और उसको फायर करने का उनके द्वारा प्रयास किया। इनके घटना में इनके ही इसमें गोली लगी। खबर नैनीताल से, यहां कोषाधिकारी और अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया गया। धामी सरकार का करप्शन के खिलाफ एक्शन जारी है और एक और प्रहार किया गया भ्रष्टाचार पर। नैनीताल कोषाधिकारी दिनेश राणा और उसके अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया गया। 1,20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथे से पकड़ा गया है। दोनों को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले 3 साल में धामी सरकार ने 150 करप्ट अधिकारियों को इसी तरह से गिरफ्तार किया है। बड़े अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक शामिल है। हरिद्वार में पुलिस ने स्टंटबाज युवक पर कार्रवाई की। महादराबाद क्षेत्र के शाहरुख नाम का युवक बाइक से स्टंट कर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रहा था। शाहरुख ने स्टंटबाजी के लिए बाइक भी मॉडिफाइड कराई थी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को तलाशा, उसकी बाइक सीज की। पुलिस ने युवक को कड़ी फटकार लगाई और उससे माफी मंगवाकर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में स्टंटबाज युवक अपनी गलती मांग रहा है और माफी मांग रहा है अपनी गलती मानते हुए। ये शाहरुख नाम का एक युवक है जो अपने स्टंट के वीडियोस अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालकर अपने फॉलोअर बढ़ाने का प्रयास करता था। इसके जो वीडियो वायरल होने पर इसका पुलिस के द्वारा इसका संज्ञान लिया गया। इसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए इसकी मोटरसाइकिल सीज की गई। इसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव के दौरान कुछ असामाजिक तत्व देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और सेना की कार्यशैली पर अभद्र टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे। पचवादून में 4 ऐसी फेसबुक आईडी सामने आई जिसमें लगातार अभद्र टिप्पणी की जा रही थी, भारत विरोधी बातें की जा रही थी और ये सभी आईडी मुस्लिम नामों से ही संचालित थे। वहीं वैदिक मिशन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने इन सभी फेसबुक अकाउंट्स की कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की। इसमें कुछ लोग हैं हमारे ही क्षेत्र के और ये लोग जो हैं इनके नाम हैं, एक साहिल खान के नाम से आईडी है, एक जिसान अली के नाम से आईडी है, एक रियाजुल हसन के नाम से आईडी है, एक अकरम जिया के नाम से आईडी है। ये आइडिया लगातार जो है सेना की कार्रवाई पर, सेना पर सवाल निशान लगा रहे हैं। मेरे द्वारा
एसएचओ विकास नगर को निर्देशित किया गया वैधानिक कार्रवाई के लिए। तो अभी तो इन्होंने इसमें 4 नाम और आईडी दी गई है, तो अभी हमारे द्वारा जांच कर ली जाएगी कि कौन लोग हैं, क्या है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के डीएसबी कैंपस नैनीताल में रैगिंग का एक मामला सामने आया। यहां फर्स्ट ईयर के छात्रों ने सीनियर्स पर रैगिंग के आरोप लगाए हैं और शिकायत दर्ज की है। इन छात्रों ने कहा कि वो डीएसबी परिसर में छात्रावास में रहते हैं, लेकिन सीनियर छात्र उनसे नशे का सामान मंगाते हैं और कई तरह से उत्पीड़न भी करते हैं। हालांकि इन छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन से शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद दोनों पक्षों को बुलाया गया, आपस में समझौता कराया गया। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ जो वहाँ रैगिंग हो रही है, मतलब जैसे हमसे अपने सामान मंगाए जाते हैं, जैसे रात को तल्लीताल मल्लीताल भेजा जाता है दारू लेने के लिए, और असाइनमेंट लिखाए जाते हैं हमसे। सर यहीं पे आप इनसे भी पूछ सकते हैं, मतलब हमसे असाइनमेंट लिखाए जाते हैं, हमें सुबह पीटी के नाम पे मतलब ज़्यादा ही पीटी करा दी जाती है, हद से ज़्यादा। सर हम ऊपर वाले ब्लॉक में ही रहते हैं सर। 21वीं सदी में भी सर अभी भी अनटचेबिलिटी होती है सर। हमें अपने वो लोग टॉयलेट्स यूज़ करने नहीं देते हैं। हमें आधी रात के भी 2-3 बजे हमें नीचे वॉशरूम्स यूज़ करने आना पड़ता है सर। ये सर एक पढ़ना हमारे लिए मेन काम है, पर हम पढ़ाई को छोड़कर और कामों में लुप्त हो जा रहे हैं, जैसे कि रैगिंग वगैरह और काम करना, सीनियर के असाइनमेंट लिखना। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा इंसाफ हो। के 2 अलग अलग गुट आए थे, उनमें थोड़ा सा आपसी कुछ मसलों को लेकर विवाद था और बाद में दोनों ही पक्षों से बातचीत की गई और दोनों ही जो हमारे पक्ष हैं उनके समुचित जो उनको रिक्वायरमेंट था उसके अनुचित कार्रवाई की गई है।